हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में स्वागत। थोड़ा सा कंसोलिडेशन की इंडिकेशन ग्लोबली, क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट हमारे सामने खड़ा हुआ है जिसने एक्चुअली इस समय मार्केट का कोर्स जो डिसाइडिंग फैक्टर हो गया है वो है सेंट्रल बैंक्स का एक्शन। और मदर ऑफ ऑल सेंट्रल बैंक्स आज वो यूएस के फेड की 2 दिनों की बैठक खत्म होने जा रही है, तो रात में जो अनाउंसमेंट आएगा उससे पहले थोड़ा सा कंसोलिडेशन, अच्छी तेजी के बाद थोड़ा सा कॉशन का अंडरटोन आपको ग्लोबली अक्रॉस इक्विटीज नजर आएगा। तो वो यूएस के मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर हैं। कल फ्लैटिश कामकाज, हल्की सुस्ती थी, अच्छे मूव्स अक्टूबर के एंजॉय करने के बाद नवंबर का आगाज ही हुआ थोड़े से कंसोलिडेशन के साथ। एशिया इसी तरह से बिहेव कर रहा है और हमारा एसजेएक्स निफ्टी भी दिखा रहा है कि हम भी थोड़ा सा एक फ्लैटिश नोट पर, और बिल्कुल फ्लैट 10-11 पॉइंट के आसपास के हल्के दबाव के साथ हम शुरुआत करेंगे इस तरह के इंडिकेशन आते हुए। ऐसे में पिच की रीडिंग क्या है, ये पिच कंफ्यूज कर रही है। तो इन्होंने बगल में नीरज जी बैठे हैं, पिच बहुत क्लोजली देखी हुई है, ना बैट्समैन समझ में आ रहा उतारा जाए या बॉलर समझ में आ रहा है, करना क्या है। आज 5-5 लेके चले, ऐसा वाला टीम है। देखो आप 5 लो या 10 लो, फर्क पड़ता है नहीं। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फैसला आएगा 11:30 बजे। पता नहीं दिन के दौरान नर्वसनेस कितनी आ जाएगी, कितना जोश मार जाएंगे, ये भी आइडिया नहीं है। हाँ, अब ये सब कुछ जो है पावेल साहब के, बाइडेन साहब के और येलेन साहब के हाथ में है कि वो क्या करते हैं। लेकिन नंबर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग आए वहाँ पे जॉब डेटा की, तो उससे लगता है पता नहीं क्या फैसला लें। अगर वो अपने इस वचन पे कायम है कि हमको इन्फ्लेशन नीचे लाना है, 2% पे लेके ही आना है, तो करना पड़ेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है वहाँ पे फेड का। लोगों का मानना है कि फेड ने इतना ज़्यादा कर दिया है कि अब रिसेशन आ जाएगा, परेशान हो जाएंगे, आप इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा रहे हैं, अब आप पहले उसका इम्पैक्ट तो देख लो। सो फेड भी कंफ्यूज होगा, सरकार भी कंफ्यूज होगी, पॉलिटिकल इश्यूज भी चल रहे हैं कि कैसे इसको मैनेज किया जाए। और इन्फ्लेशन के नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा। अब जॉब डेटा इतना स्ट्रॉन्ग है तो फिर कैसे नीचे आएगा, डेटा पॉइंट्स आपके सपोर्ट में नहीं है। तो इसको उस लिहाज से देखना चाहिए। लेकिन भारतीय बाजारों में जिस तरह से पैसा आया, कल एक बहुत ही धांसू रिपोर्ट मॉर्गन स्टैनली ने दी है ना, ब्लू पेपर लिखा है उन्होंने, उस रिपोर्ट का नाम 137 पेज की रिपोर्ट है। उन्होंने लिखा है कि 2031-32 तक भारत की इकोनॉमी जो है $10 ट्रिलियन की हो जाएगी। अभी कितनी, $3 ट्रिलियन की। सो बहुत बुलिशनेस है इंडियन मार्केट में, इसलिए इंडियन मार्केट थोड़ा सा अलग ट्रेजेक्टरी में चलता है। हालांकि आपकी करेंसी चूँकि सबसे कनेक्टेड है तो आप इतना ज़्यादा डिकपल नहीं हो सकते। लेकिन बड़ा मुश्किल है आज का दिन। मुझे लगता है हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन आज का है। आज तय हो जाएगा कि पूरे साल में क्या होने वाला है। तो इसलिए दर्शकों को, आवाज़ की दर्शकों को हमारी सलाह यही है कि आप बहुत ही अलर्ट रहिए। मार्केट किसी भी समय घूम सकता है आइदर साइड। हो सकता है कि कुछ वॉल स्ट्रीट जर्नल ऐसी सुरसुरी छोड़ दे कि ऐसा होने वाला है तो आपकी निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर हो जाए, या कुछ वो ऐसा लिख दे तो 200 पॉइंट नीचे हो जाए। तो इसलिए आपको बिल्कुल स्क्रीन पे चिपके रहना। अगर आप ट्रेडर हैं तो हम लोग जो भी स्टॉक एनालाइज करने वाले हैं उनको आप उसी लिहाज से देखिए, एकदम ब्लाइंडली कुछ मत करिएगा, चूँकि आज का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और रात में पता चलेगा क्या हुआ। आपकी बोलते होते रियलाइज कर रहा था मैं कि अगर ये सारी इक्वेशन सेंट्रल बैंक से चेंज हो जाएगी एकदम से, अगर रशिया यूक्रेन वॉर रुक जाता है एग्जैक्टली तो आपने जो कुछ करा हुआ एकदम से बैकफायर करना शुरू कर जाएगा। एकदम से बैकफायर, कमोडिटी प्राइस एकदम से कोलैप्स होनी शुरू हो जाएंगी। ऑलरेडी कोलैप्स है और ज़्यादा हो जाएंगे, सप्लाई चेन एकदम खुल जाएगी, सब दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। तो यू नेवर नो, एक स्टेटमेंट की ज़रूरत है खाली, वो रुके बाद में पहले एक स्टेटमेंट आ जाएगी। चैलेंज इनके सामने सेंट्रल बैंकर्स के उल्टा पड़ेगा, फिर तो मतलब आपको ये होना है, ऐसा थोड़ा ना, ऐसा होना ही है। फिर मतलब इतना ज़्यादा सप्लाई बढ़ जाएगी आपको कि आपको एक तरीके से सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। बम्पर जो है फिर कंपनियों के लिए दिक्कत हो जाएगी, प्राइसिंग रोकना मुश्किल है। यूरोप के चेहरे पे मुस्कुराहट लौट आएगी। यूरोप के चेहरे, मुस्कुराहट से याद आया, नासा ने एक सन की इमेज डाली थी, मैं भी शेयर करता हूँ। उसमें सूरज एक्चुअली मुस्कुरा रहा है, मतलब बिल्कुल ऐसी लग रहा है। देखा आपने? अभी दिखाता हूँ आपको, ब्रेक में दिखाऊंगा, आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूंगा। टीम की शुरुआत कर रहा हूँ और अभी बड़ा मुश्किल है टीम बनाना, वाकई बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज वो दिन है कि तो आपको बहुत कॉशियसली ट्रेड करना है, स्क्रीन देखते हुए, मूड मॉल अपफ्रंट बैठे हुए गॉच करना मुश्किल है। मैंने क्या करा है, जहां कंफर्ट है कुछ वो स्टॉक से शुरुआत कर रहा हूं। जैसे कंफर्ट था कल भारतीय एयरटेल को लेकर, हालांकि कल ऐसा कोई चला नहीं, इन ग्रीन जरूर बंद हुआ, उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है रिजल्ट से पहले की प्री पोजिशनिंग जो होती है उसके बाद स्टॉक्स का पहले, जैसे डॉक्टर रेड्डी सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है, भारतीय नहीं,
वो रिजल्ट बहुत अच्छे सैटरडे को देने के बाद मंडे को पिट जाता है और कल ट्यूसडे को फटना शुरू हो जाता है। तो वो रिजल्ट की पोजीशनिंग, उसके बाद फिर रियल रिजल्ट्स पर रिएक्शन। खैर आज होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। भारतीय के नंबर्स पे कोई कंप्लेंट नहीं थी, तो गाबा सर से भी चेक लिया था, तब उन्होंने कहा था चार्ट्स पे भी, तो फंडामेंटली चार्ट्स पे सब बेहतर है। इसका मतलब 190 के आरपू, और कल वो कॉन्फ्रेंस कॉल हुई बाजार बंद होने के बाद, उस कॉन्फ्रेंस कॉल में भारतीय का मैनेजमेंट रिआइटरेट कर रहा है कि भाई दरें तो और यहां से बढ़ती हुई नजर आएगी। हालांकि जब पूछा गया उनसे कि कितना क्वांटम क्या, तो उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कॉम्पिटिटिव डायनामिक्स को देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि कब, लेकिन एक और राउंड ऑफ टैरिफ हाइक्स जल्द होता हुआ नजर आएगा। ये हमारा आपके लिए खराब खबर हो सकती है, लेकिन जिस कंपनी में दाव लगा रहा है उसके लिए अच्छी खबर है। इसलिए भारतीय एयरटेल को मैं अभी भी ग्रीन लेके चल रहा हूं। मेरा मानना है कल का रब ऑफ कंटिन्यू होना चाहिए। ऐसे ही एक और दिग्गज जो कल हाईलाइट कर रहा था मैं, लार्सन एंड टूब्रो, कोई कंप्लेंट नहीं थी उन नंबर्स से, और मेरे लिए हाईलाइट लार्सन एंड टूब्रो तो नहीं चला, कोई इसके पीयर सेट को एबीबी वगैरह फटने लगे थे। क्यों हो रहा था ऐसा? क्योंकि लार्सन एंड टूब्रो ने जब अपने ऑर्डर बुक अपडेट शेयर करे थे तो 52,000 करोड़ के ऑर्डर्स एक क्वार्टर Q2 में मैप कर लिए, इन्होंने ले लिए। 3,75,000 करोड़ रुपए की, 3,75,000 करोड़, हाँ सही, पौने 4 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक खड़ी हुई थी। तो ये सब दिखाता है किस तरह के टेलविंड्स हैं। और सीएनबीसी आवाज के पैनल के एक्सपर्ट्स आके कहते हैं कि अब तो ये जो केपेक्स स्पेंड्स हैं गवर्नमेंट के और पिकअप होने चाहिए 2024 के जनरल इलेक्शन से पहले। इसीलिए आप देख रहे हैं के और लार्सन टूब्रो ये 3 रेट में गिर गया था स्टॉक, वहां से देखिए क्या मूव आने शुरू हुए। मैं इसीलिए कंटिन्यू कर रहा हूं। कल ये स्टॉक परफॉर्म करके नहीं दिया, उसके लिए सॉरी, लेकिन वो फ्लैट था। मुझे इस नंबर से कोई कंप्लेंट नहीं है, नॉट नेसेसरली आज भी चलेगा, लेकिन भारतीय और एल&टी अच्छे नंबर्स डिलीवर कर रही हैं, स्टॉक स्ट्रॉन्ग हैंड्स पे मूव कर रहे हैं। इन दोनों स्टॉक्स को रेडार पे रखेंगे। इसी कड़ी में एक नंबर जो थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर गया, थोड़ा सा नहीं तगड़ा डिसअपॉइंट कर गया, वो है वोल्टास। और वोल्टास ऑफलेट डिसअपॉइंट कर रहा है वैसे इंडस्ट्री को, पीयर सेट्स को से कंपैरेटिवली। रेवेन्यू मोमेंटम ठीक ठाक है, 5% साल दर साल बढ़ा। खैर ऐसी एक्सपेक्टेशन भी थी कि म्यूटेड रेवेन्यू मोमेंटम होगा, 5% बढ़ेगा। उसके नीचे मामला गड़बड़ा गया। इबीटा 115 करोड़ की एक्सपेक्टेशन के सामने आया 102 करोड़, 22% इबीटा गिर गया। मार्जिन्स ऑलमोस्ट 200 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए। स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था मार्जिन्स गिरेंगे, पर ज्यादा से ज्यादा 100 बेसिस पॉइंट्स गिरेंगे, 1% गिरेंगे। 1% की जगह 2% मार्जिन गिर गए। और कहां 80 करोड़ रुपए मुनाफे की उम्मीद करके बैठे थे सब, 7 करोड़ का लॉस आ गया। तो रिजल्ट से पहले कल दमखम दिखाया, बढ़िया दमखम दिखाया, होप्स थे, रिजल्ट से डिसअपॉइंट कर दिया है। तो आई एम होपिंग कल जिन्होंने एक्यूमुलेट किया होगा शायद आज पोजीशन अनवाइंड हो, तो रखिए रडार पे। ये नंबर्स तो डिसअपॉइंटिंग है, उसके चलते रेड है ये स्टॉक। ये 4.25 लाख करोड़ के जो आप ऑर्डर बुक बता रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है ना। ध्यान पहले एल&टी वाले कंप्लेन कर रहे, ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, बड़े ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। लोग कंप्लेंट ये करते थे कि छोटी कंपनियों को आप रखिए कैपिटल गुड स्पेस की, क्योंकि उनको छोटे ऑर्डर से उनकी ऑर्डर बुक स्वेल हो जाती है। एल&टी को बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स चाहिए होते हैं ऑर्डर बुक। अरे तो 4.25 लाख करोड़ 50,000 करोड़ रुपए क्वार्टर के ऑर्डर्स उठाने लगा है। अब फिर ये तो कंप्लेंट क्यों कर रहे थे? फिर इतने ऑर्डर मिल गए इनको। और ये एल&टी लेकिन हमेशा ऑर्डर अपडेट देता तो लिखता 1000 से 2,500 करोड़ का ऑर्डर मिला। रेंज ऐसा क्यों करता है? अगली बार आप केवाईसी में बुलाए तो पूछिएगा भाई, ऐसा होता है कि ऑर्डर आते आते बढ़ता चले जाता है क्या? ऐसा होता है 1000 से शुरू हुआ कभी 2,500 तक पहुंच जाता है क्या? ऐसा हमेशा रेंज देते, इतनी बड़ी रेंज। आईटी वाले भी नहीं बताते हैं। आईटी वाले में तो अब वो साल भर के लिए आपकी फला सर्विस को मैनेज कर रहा हूं मैं, बिलिंग करेंगे हम हर महीने, तो वो बिलिंग एज यू गो है, तो मल्टी मिलियन हो सकता है। कितना होगा एग्जैक्टली कहना मुश्किल होता है, वो तो मुझे समझ में आता है। पर ये तो किसी मान लो गुजरात सरकार ने इनको ऑर्डर दिया, ऑर्डर की तो कोई वैल्यू होगी ना कि 1000 से 2,500 करोड़ रुपए बोल देता है गुजरात सरकार ने कहा कि ये वाली सड़क बनाओ। अब आप तो बिड करा ना आपने किसी भाव पे एक एग्जैक्ट ऑर्डर, लेकिन सड़क के साथ फिर आप थोड़ा बगल में एक पार्क भी बना दीजिएगा। जो ऑर्डर के काउंटर में सब कुछ है, तो ये 1000 से आइडिया बाद में है, पार्क भी बनाना है इधर साथ में, एक झूले वाला पुल भी उसका ऑर्डर नहीं, तो उसके लिए बिडिंग अलग एडिशनल होंगे ना, ये तो बिडिंग होगी, पता नहीं है कितना होगा। ये थोड़ा मुश्किल है। हम लोग इतना टाइम पास करते हैं है ना। अच्छा चलो काम की बात करें। जेके टायर पहला स्टॉक है टीम का, इन्होंने अपने नतीजे पेश किए, करीब 23% इनका मुनाफा गिर गया है। मार्जिन 9.8 से 7.9 गिरा है, कम हो गया है। और एबिटा ठीक है, फ्लैट सा एकदम 1.5% के 293 करोड़ का है प्रॉफिट। मुझे लगता है नतीजे बहुत पसंद नहीं आने चाहिए बाजार को, कमज़ोर टाइप के दिख रहे हैं। एक चीज़ आप ट्रेंड देखिए, पिछले
1 महीने पहले तक देखिए ऑटो में ज़बरदस्त तेज़ी थी, रफ्तार ही रफ्तार थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो प्लेटो बन गया, नीचे की तरफ शुरू हो गया। किसी एक बड़े फंड मैनेजर को मैं इंटरव्यू कर रहा था, उसने कहा था कि दिसंबर तक ही कहानी है ऑटो की बहुत तेज़ी वाली, उसके बाद ये नॉर्मलाइज होगा। तो मुझे लगता है इस पर ध्यान देना चाहिए। LIC हाउसिंग के नंबर बहुत ही कमज़ोर, अभी हर्षिता ने आपको सुबह समझाया है कि नंबर क्या है। नेट इंटरेस्ट इनकम इनकी जो अनुमान 1611 करोड़ था वो आया है 1162 करोड़। मुनाफे का अनुमान था कि 830 करोड़ आना चाहिए, वो आया 305 करोड़। NPA इनका जो है थोड़ा सा घटा है, 4.96 से घट के 4.9 हो गया। नतीजे कमज़ोर है एज ऑलवेज। हमने एक बार हम लोग चर्चा में कहा था कि इसने जो अपना लाइफ हाई बनाया था आज तक दोबारा टच नहीं किया, जबकि दुनिया भर की हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने आपकी टीम में था शायद। हाँ, तब मैंने कहा भी था कि नतीजे हमको नहीं अच्छे लग रहे हैं, और ये देखिए नतीजे सामने ही हैं, तो ये भी एक दबाव में रहेगा। तीसरा स्टॉक है CMS इन्फो सिस्टम्स। ये एक बड़ी कमाल की स्टोरी है। मैंने इनको एक दिन KYC में बुला के पूछा भी था। ये कैश लॉजिस्टिक्स का काम करती है कंपनी, और जो ATM होते हैं उनको मैनेज करती है। तो मैंने तो पूछा कि भाई अभी तो सब डिजिटल का ज़माना, UPI में कितने $1 बिलियन की, कितने बिलियंस ऑफ सिस्टम में क्या बढ़ रहा है भाई साहब, लेकिन तो ये किसको मैनेज करते हैं? सब लोग तो UPI और मोबाइल से बोले नहीं, उसके बावजूद है ATM में कोई, मैं तो गया नहीं बहुत दिन से ATM, अपने मोबाइल से काम चल जाता, उसके बावजूद ATM को मैनेज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि अभी भी बहुत जगह हैं जो अनबैंक्ड है, जहाँ पे नहीं, तो हमको ये लॉजिस्टिक्स मैनेज करना पड़ रहा है। प्लस इन्होंने अपनी जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज शुरू की हैं इस लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट की, उससे बड़ा गेन हो रहा। तो और नतीजे के आधार पर मैंने लिया, नतीजे आप देखिए 474 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने दिखाया है, 27% की ग्रोथ है YOY और 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इसी तरीके से मार्जिन देखिए आप 28.5% के बढ़ के हैं, तिमाही दर तिमाही भी और साल दर साल भी। तो नंबर बहुत ही स्ट्रांग है। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको दोबारा से KYC में बुलाएं, फिर इनसे बातचीत करेंगे कि अभी कैसा काम का चल रहा है, तो इसमें ग्रीन ट्रेड हो सकता है। ओके, चंबल फर्टिलाइजर, इसको मैं रेड लेके चल रहा हूँ। ये डिसअपॉइंटिंग नंबर्स हैं। बाकी सारे नंबर स्क्रीन पर आ जाएंगे। EBITDA 16.5% का घटकर 5% पे पहुंच गया है। इस तरह से EBITDA कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, तो इसको रेड लेके चल रहा हूं। बर्जर पेंट्स, पर बर्जर पेंट्स के लिए रीजन है कंसाई के नंबर्स, कंसाई नेरोलैक के नंबर्स। कंसाई एक ऐसी कंपनी है जो ऑलमोस्ट 50-50 स्प्लिट इन बिटवीन है डेकोरेटिव और इंडस्ट्रियल के बीच में। डेकोरेटिव पेंट्स और इंडस्ट्रियल पेंट्स। इंडस्ट्रियल पेंट मतलब गाड़ियों के लिए, वॉशिंग मशीन, फ्रिज के लिए जो पेंट्स इस्तेमाल होते हैं। डेकोरेटिव जो हम घर वगैरह में करते हैं। उसने जो कंसाई ने जो कुछ दमखम दिखाया इंडस्ट्रियल के चलते था। डेकोरेटिव क्योंकि मॉनसून एक्सटेंडेड था, सब कुछ था, मामला गड़बड़ाया। डेकोरेटिव का परफॉर्मेंस बहुत ल्यूकवार्म था। और बर्जर वो कंपनी है जो लार्जली डेकोरेटिव पे डिपेंडेंट है, तो वो स्पेस थोड़ी सी ठंडी पड़ती हुई। और क्रूड इस बीच, कल और आज के बीच में भी मैं देख रहा था, और जंप कर गया ऑलमोस्ट 80 सेंट्स के आसपास, 95 पे सुबह ट्रेंड खड़ा हुआ था। तो बर्जर को इस चक्कर में खासतौर पर डेकोरेटिव का एक्सपोजर और वहां पे थोड़ा सा थकावट, उसके चलते रेड लेके चल रहा हूं। पर चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स को मैं ग्रीन रख रहा हूं। हालांकि नंबर ऐसा नहीं है कि बहुत आउटस्टैंडिंग है, पर नंबर्स में कोई कंप्लेंट नहीं है। चोला इन्वेस्ट के नंबर्स अच्छे हैं, प्लस ये स्टॉक अपने इंटरेस्टिंग लेवल्स के जंक्चर पे आके खड़ा हुआ था, जहां पे नंबर्स डिसअपॉइंट नहीं कराए। एसेट क्वालिटी Q-on-Q इंप्रूव हो रही है। ग्रॉस NPA 6.25 वाले 6% के नीचे 5.8 के आसपास पहुंचते हुए, हेडलाइन नंबर्स जो पोल एक्सपेक्ट कर रहा था उस पर खरे उतरते हुए NII तो पोल से कहीं बेहतर कंपनी ने परफॉर्म करके दिया। तो हाँ, इसमें कुछ इफ्स एंड बट्स भी है इंटरनल्स में, इसलिए मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं कि एक तरफा अच्छे नंबर्स हैं, पर क्योंकि इंटरेस्टिंग लेवल्स पर रिजल्ट डिसअपॉइंट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए होपिंग ये ग्रीन कामकाज करता हुआ नजर आएगा। 3 हो गए आपके। हाँ। चौथा स्टॉक मेरा है अदानी पोर्ट्स, और इसके नतीजे जो है अनुमान से बेहतर आए हैं। अनुमान था कि 4680 करोड़ का रेवेन्यू होना चाहिए, जो 5200 करोड़ का आया है, और वॉल्यूम का जो इन्होंने अनुमान दिया था उसको मीट किया है। तो नंबर ठीक लग रहे हैं। मार्जिन हालांकि 10% कम हुए, 64 से 55 पे आ गए, लेकिन वॉल्यूम जनरेट किया है, इसलिए वो थोड़ा उससे सबसाइड होता है। और प्रॉफिट भी है जो एक्सपेक्टेशन से 200 करोड़ ज़्यादा, 1737 करोड़ आया। तो नंबर ठीक है, मार्केट को पसंद आ सकते हैं। तमिलनाडु पेट्रो के नंबर ठीक है, हालांकि प्रॉफिट इनका 3% कमज़ोर हुआ है, लेकिन अच्छाई कहाँ पे है कि मार्जिन न सिर्फ मेंटेन किया, थोड़ा सा ऊपर गए हैं। कामकाजी मुनाफा 11.5-12% की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली है, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि नंबर बाजार को पसंद आनी चाहिए। कंसाइन नेरोला, कभी आशीष ने बर्जर के थ्रू इसकी कहानी सुना दी, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। नतीजे कमज़ोर दिख रहे हैं और म्यूटेड है, और अब तो फेस्टिवल सीजन भी निकल गया है,
तो अब आगे वाले समय में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसलिए यहाँ पे रेड ट्रेड हो सकता है। छोटा सा एक ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत एक बार फिर से आपका। और अब देखिए 7वां स्टॉक है हीरो मोटो। अक्टूबर के नंबर बहुत ही कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। अरे बीच में खबर आई थी कि बहुत शानदार नंबर पेश किए। नंबर से पहले वो क्या थी? वो फेस्टिव सेल्स 20% पिछली बार से बढ़ी इस बार की। फेस्टिव सेल का इम्पैक्ट मुझे लगता है नहीं अक्टूबर था, उसके बावजूद 17% कम है। 4,55,000 आए। मैंने वो खबर में एक्चुअली समझ नहीं पड़ता, वो क्या बताया था उन्होंने कि बहुत रोबस्ट नंबर है, और उसके बावजूद ये हालत है। डोमेस्टिक सेल्स 16% गिर गई है, मोटरसाइकिल 17% गिर गई है, स्कूटर 16.5%, मतलब कुल मिला के 17% फॉल है। तो नंबर वीक। टीवीएस मोटर के नंबर अच्छे हैं। देखिए हमने आपसे एक बार चैनल चेक की चर्चा की थी आशीष, वही चीज़ में निकल के आई है टीवीएस की बाइक के बारे में। हाँ, टोटल सेल्स इनकी सिर्फ 2% ऊपर 3,60,000। स्कूटर सेल्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी 20%, और वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन ईवी सेल्स। जो इनकी ईवी स्कूटी आई है ना, वो बहुत पसंद कर रहे हैं लोग टीवीएस की। वो बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी है स्कूटी। हाँ, वो स्कूटी बहुत क्यूट सी गाड़ी हुआ करती थी। स्कूटी हम लोग बोलते हैं वो है स्कूटर टाइप की, लेकिन स्कूटी आती थी टीवीएस की, याद है आपको? तो एक काइनेटिक होंडा की वो आती थी। काइनेटिक होंडा के नाम था, अब अलग अलग हो गए, अब होंडा अलग। अब तो बाइक वो उस जमाने में गियरलेस स्कूटर क्लास था। याद नहीं आ रहा आपको? मुझे याद आ रहा है, कहानी इसके पीछे बहुत तगड़ी है कि एक बहुत बड़ी कंपनी थी, तो वो स्कूटर बेचते थे। फिर उस समय बाइक का ज़माना आया, तो उन्होंने कहा नहीं, बाइक का ज़माना मैं नहीं लूँगा। तो एक नया प्लेयर आया और उसने इतनी बाइक बेची कि दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन गई बाइक बेचने में। फिर जो पुरानी स्कूटर वाली कंपनी थी, उसने कहा मैं भी बाइक बेचूंगा। हमारी इंडस्ट्री की बात चल रही है। नहीं, तो उन्होंने बाइक बेचना शुरू कर दिया। फिर वो स्कूटर याद आया कि नहीं स्कूटर ही बेचना चाहिए। तब तक होंडा ने बहुत पुली। तो ऐसी बहुत दिलचस्प कहानी आपको कॉर्पोरेट जगत की मिलती। लेकिन टीवीएस मोटर, उसके बाद आयशर की नंबर। कल हमने कहा था कि ये दोनों लीजिए। आयशर में देखिए बुलेट कितनी बेची उन्होंने, 86% की ग्रोथ है बुलेट में, ज़बरदस्त ग्रोथ है। और 10वां स्टॉक है लेमन ट्री। होटल सेक्टर में ध्यान रखिएगा, इंडियन होटल, लेमन ट्री, ये सब रोबस्ट ग्रोथ दिखा रहे हैं यहाँ पे। और अभी यहाँ से लेकर दिसंबर तक छुट्टियों का सीज़न चलेगा, तो वहाँ पे एक अच्छी खासी तेज़ी रह सकती है। थोड़ा सा अच्छा, ओएनजीसी ग्रीन कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्रूड भी उछल गया वापस 95 के आसपास। और आजकल वैसे वो एक फोर्टनाइटली बस एक अपडेट टाइप हो गया कि विंडफॉल थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है। होपिंग थोड़ा सा ग्रीन के शेड्स दिखाएं। टेक महिंद्रा, अच्छा इस समय वो क्या है, गियर शिफ्ट हो गया है। बैंकिंग ने बैकसीट ली है, आईटी डोमिनेट कर रहा है। ये आपने क्लियरली स्क्रीन पे विजिबल होता हुआ देखा होगा। ये पिछले कल भी बैंक ठंडे पड़े हुए थे, और वो हो इसीलिए रहा है क्योंकि वो होप्स जो जागी हुई हैं, इसीलिए आप देख रहे हैं वो ग्रोथ स्टॉक्स मोमेंटम पकड़ रहे हैं। होप्स क्या जागी हुई हैं? वो दिसंबर में फेड स्टेप डाउन, वो जो होगा होगा। इस समय आईटी का मोमेंटम बढ़िया। और टेक महिंद्रा इसीलिए क्योंकि कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए। पहले तो नंबर्स देख के नहीं लेना चाहता था, लेकिन नंबर्स में कोई कंप्लेंट करने के लिए नहीं है, इसीलिए मैं ग्रीन लेके चल रहा हूं टेक महिंद्रा को। टेक महिंद्रा ने कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 2.9% डिलीवर किया। 2.5% स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन था, तो बेहतर ही आया है। हाँ, ये जरूर है, और ये सबको पता था कि टेक महिंद्रा अपने सारे पीयर्स से कांस्टेंट करेंसी में सबसे ठंडी ग्रोथ डिलीवर करेगा, बावजूद इसके कि इन्होंने एक इनॉर्गेनिक इनिशिएटिव के अधिग्रहण करा हुआ था, जिसको कंज्यूमेट करने वाले थे इस क्वार्टर। पर ये सब पता था, उसके हिसाब से रेवेन्यू मोमेंटम बेहतर पकड़ा। और एक चीज मैं देखना चाहता था, टेक महिंद्रा पिछले कुछ दिनों में अच्छा मूव इसलिए एंजॉय कर रहा था, कन्विक्शन स्ट्रीट का 2 चीजों से लौट रहा था। एक तो ये कि Q1 में मार्जिन्स बॉटम आउट हो चुके हैं। इस बार मार्जिन 40 बेसिस पॉइंट बढ़े। हाँ, मार्जिन लग रहा है बॉटम आउट हो गए, यही सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट इस बात को मेंशन कर रही थी। दूसरा, टेक महिंद्रा का ऑर्डर बुकिंग का रन रेट $800 मिलियन ऑन एन एवरेज हर क्वार्टर में इस बार उस आंकड़े के आसपास पहुंचते वापस नजर आए। $750 मिलियन के आसपास वो रन रेट मेंटेन है। तो कुछ इंटरनल्स बढ़िया, इसीलिए सिर्फ टेक महिंद्रा को ग्रीन लेके चल रहा हूं। नायका, FSN ई कॉमर्स, इसको ग्रीन कर रहा हूं, पर थोड़ा सा वॉच आउट करिएगा क्योंकि हमने बहुत अच्छे मूव्स एंजॉय कर लिए हैं। पर एक तो वो जो रीसेंट डिप था 975 का, वो लग रहा है एक नियर टर्म बॉटम बना है, जिसके बाद से मूव्स आए थे 17%, उसके ऊपर कल रिजल्ट्स के बाद फिर 2-3% हो चुका। नायका अब धीरे धीरे अच्छे मूव्स दिखा रहा है, कन्विक्शन लौट रहा है, नंबर्स डिसेंट थे, अच्छे थे।
वेफर थिन मार्जिन से कंप्लेंट करते हैं हम लोग नायका से। नायका ने 100 बेसिस पॉइंट्स क्यू ऑन क्यू मार्जिन इंप्रूव करके दिए। काफ़ी अच्छा मूवमेंट भी दिखा रहा है। हाँ, और कल वो इत्तेफाक से फाल्गुनी जी से बातचीत और उस इंटरेक्शन में कंसर्न्स थी कि रिकॉर्ड डेट इधर से उधर कर दी। वो इसीलिए कर दी कि लॉक इन खुलेगा, सप्लाई आएगी तो ये लोग एक्स डेट से पहले एक्यूमुलेट कर रहे होंगे, स्टॉक तो बच जाएगा। ऐसा नहीं, कुछ कंफ्यूजन के चलते सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से डेट जो पहले दी थी वो गलत आ गई थी। तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए रिकॉर्ड डेट आगे शिफ्ट करी गई थी। और रिकॉर्ड डेट से पहले मुझे लगता है एक्यूमुलेशन होगा वापस स्टॉक में, क्योंकि 5 आने हैं तो साइकोलॉजिकली प्ले आउट हो जाता है। ONGC लिया विंडफॉल एक कहानी बताता हूँ मैं आपको, छोटी सी कहानी। एक्सॉन मोबिल को 20 अगस्त 2020 में डॉ से बाहर कर दिया गया था। और इंटर किसको किया गया था? सेल्स फोर्स को। मात्र 2 साल हुए हैं अभी से हम इधर आ गए थे। हाँ, अभी नई इकॉनमी में आ गए। तो 2 साल के अंदर एक्सॉन मोबिल का रिटर्न है 219% और सेल्स फोर्स का -43%। ये बाजार की दूरदर्शिता है। और ये इंडेक्स ने मिस आउट कर दी वाली। और अच्छा, एक आखिरी स्टॉक त्रिवेणी टरबाइन, थोड़ा सा वॉच आउट करेंगे। सिर्फ ग्रीन लेके चल रहा हूं इसीलिए क्योंकि आज बोर्ड मीट है। पर ये सबको पता था, जब पहले मैंने इसी प्रोग्राम में पहले मेंशन करी थी त्रिवेणी टरबाइन, तो मूव भी दिखा चुका है, तो कोई सरप्राइज नहीं है। बस आप स्क्रीन पे ऐड करके रखिए। आज रिजर्व पे रखना है स्टॉक, क्योंकि रिजल्ट्स के साथ साथ वो बाय बैक प्रपोजल पे त्रिवेणी टरबाइन का मैनेजमेंट विचार करने वाला है। स्टॉक ने वैसे बहुत अच्छे मूव्स ऑलरेडी एंजॉय कर रखे हैं, बहुत अच्छे मूव्स दिए हुए। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो इन टीम्स का एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। भारती, लार्सन एंड टूब्रो अच्छे नंबर्स के बाद अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूं। अच्छे रिजल्ट्स थे, अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टेट पे काउंटर्स नजर आएंगे। वोल्टास का डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, मार्जिन का कॉन्ट्रैक्शन तगड़ा। चंबल फर्टिलाइजर के भी मार्जिन अच्छे खासे इरोड होते हुए। बर्जर पेंट्स इसीलिए क्योंकि कंसाई के रिजल्ट से दिखा दिया डेकोरेटिव पेंट्स का बाजार अभी पस्त पड़ा हुआ है। चोला के नंबर्स अच्छे हैं, इसीलिए अच्छे लेवल्स पे स्टॉक खड़ा भी हुआ है, अच्छे Q2 परफॉर्मेंस के चलते। ONGC कच्चे तेल की टेलविंड्स और बाकी खबरें। टेक महिंद्रा इंटरनल्स ठीक ठाक है। नायका मोमेंटम थोड़ा सा वॉच आउट करेंगे, पर होपिंग ये आगे भी कंटिन्यू कर सकता है रीसेंट प्रेशर के बाद जो उभर रहा है स्टॉक। और त्रिवेणी टरबाइन से वॉच आउट करेगा। आज जो बोर्ड मीट है उसमें रिजल्ट्स के साथ साथ बायबैक अनाउंसमेंट आना है। ओके, कई सारे नतीजे हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए आपको। जैसे LIC हाउसिंग फाइनेंस है, नंबर काफ़ी वीक है। JK टायर्स के भी नंबर वीक है। CMS इन्फो सिस्टम्स में नंबर ठीक दिख रहे हैं। अदानी पोर्ट्स और TN पेट्रो के भी नंबर बेहतरीन है। कंसाइन डेवलप के से नंबर आए कमज़ोर है। डेकोरेटिव पेंट्स का आउटलुक भी बहुत अच्छा नहीं है। हीरो मोटर ने बहुत कमज़ोर सेल्स नंबर पेश किए हैं, तो जिससे दबाव देखने को मिल सकता है। लेकिन TVS और आइशर के नंबर बेहतर हैं और लेमेंट्री में भी मोमेंटम बना हुआ है।